हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ब्रांकियल अस्थमा के बारे में। अब ब्रांकियल अस्थमा क्या होता है, आइए देखते हैं। जिसको हिंदी में ससने का दमा कहते हैं। आइए डिस्क्राइब करते हैं इसको। रेस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज में ब्रोंकाइटिस के समान ही ब्रांकियल अस्थमा एक जानी पहचानी तथा लंबे समय से चलती आ रही डिजीज है। ब्रांकियल अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रेस्पायरेटरी डिजीज है जिसमें ब्रांकियल हाइपर एक्टिविटी तथा रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कारण क्या क्या है इसके, आइए देखते हैं। टू डू एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, एक्टिव अथवा पैसिव स्मोकिंग करना। दूसरा इन्फेक्शन लाइक कोल्ड फ्लू और निमोनिया, इन्फेक्शन जैसे कोल्ड फ्लू अथवा निमोनिया। एलर्जन सच एज फूड डस्ट मीट्स मोल्ड एंड पोलन, एलर्जेंस जैसे फूड डस्ट माइट्स अथवा पोलन। एयर पॉल्यूशन तथा टॉक्सिन की वजह से हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव की वजह से। कुछ ड्रग का इस्तेमाल जैसे एस्पिरिन, नेसेट तथा बीटा ब्लॉकर्स आदि। इफ द पेशेंट इज एलर्जिक टू एनी ऑब्जेक्ट एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑब्जेक्ट, सिम्टम्स ऑफ अस्थमा अपीयर। अगर पेशेंट को किसी वस्तु के प्रति एलर्जी है, उस वस्तु को उसके संपर्क में आते ही उसमें अस्थमा के सिम्टम दिखाई देते हैं। ब्रोंकियल ट्यूब में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है, तो जैसे कुछ पेशेंट में यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अस्थमा की प्रॉब्लम उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन्हें बचपन से ही पौष्टिक भोजन, फल, दूध इत्यादि नहीं मिल पाता। साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या क्या देखते हैं दोस्तों। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, खासकर नाइट में सांस लेने में तकलीफ होती है। ब्रीदिंग के दौरान व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है। सांस लेने में दिक्कत, सांस फूलती हैं। रैपिड तथा फास्ट ब्रीदिंग, कभी कभी सांस बढ़ जाती है। नाइट के समय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग का स्लो होना दोस्तों का, खांसी हो सकती है। चेस्ट पेन में टाइटन, अकड़न हो सकती है। थ्रोट पे इरिटेशन हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में बार बार हो सकता है। थकान हो सकती है। Thus it is a disease in which the patient has a difficult in breathing and numbness। इस प्रकार यह एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सीवर तरह अनयूजनेस रहती है। Dysphonia and wheezing noise are mainly seen in this, which occurs due to spasm in the bronchial path, due to which the patient becomes short of breath। इसमें डायस्पोनिया तथा wheezing noise मुख्य रूप से देखने को मिलती है जो ब्रांकी रास्ते में स्पास्म आने के कारण होता है। इसी वजह से रोगी की सांस फूलने लगती है। ट्रीटमेंट क्या क्या है, आइए देखते हैं। इसके पहले मैं इसके इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लूँ। क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। फैमिली में शांत वातावरण बनाएं, क्योंकि अस्थमा में स्ट्रेस एवं इमोशनल टेंशन का मेन रोल है। शांत रहने का प्रयत्न करें और खुली हवा वाले स्थान में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करें, क्योंकि इसमें लंग्स का म्यूकस लूज पड़ता है। स्थालिन के साथ नेबुलाइज करें, इसमें कफ रिलीज होता है। पानी में थोड़ी हनी डालकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा पिएं, खासकर जब अस्थमा का अटैक हो। रिलैक्सेशन, अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा का अटैक ज़्यादा होता है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योगा, स्विमिंग, प्राणायाम आदि। ऐसे पदार्थों का यूज बंद कर देना चाहिए जिनसे एलर्जी हो। ट्रीटमेंट क्या क्या है, ये देखते हैं दोस्तों। स्थालिन इन्हेलर 1 से 4 पफ दिन में 4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रीथिंग इन्हेलर 1 से 2 पफ सुबह शाम। टेबलेट स्थालिन 4 mg सुबह शाम दे सकते हैं, या फिर टेबलेट डेरिफालिन 150 mg सुबह शाम दे सकते हैं, या अथवा टेबलेट बिटानिल टर्ब्यूटालिन सल्फेट सुबह शाम दे सकते हैं। नोट क्या किया तो नोट बता दें। उपयुक्त टेबलेट में टेबलेट स्थालिन 4 mg एंड टेबलेट डेरिफाइलिन की जगह सिरप दी जा सकती है, जिन्हें सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए तथा रिलीफ हो जाने पर एक बार दे सकते हैं। लेकिन उपयुक्त उपचार से आराम न हो तो स्थालिन तथा ड्यूलिन के साथ नेबुलाइजेशन किया जाना चाहिए।
एंड इंजेक्शन डेरिफाइलिन 2 ml मांसपेशी में अथवा सिरामार्क से दिया जा सकता है। बट इवन इफ दिस डड नॉट प्रोवाइड रिलीफ, लेकिन अगर इससे भी रिलीफ ना मिले तो इंजेक्शन इम्यूनोफाइलिन 10 ml शुड बी मिक्स विद डेक्सट्रोज 25% 100 ml एंड गिवन स्लोली इंट्रावर्सली। इंजेक्शन इम्यूनोफाइलिन 10 ml को डेक्सट्रोज 100 ml में मिलाकर सिरामार्क से स्लो देना चाहिए तथा साथ में इंजेक्शन कॉट या की 2 खुराक तुरंत सिरामार्क से स्टेट की दी जानी चाहिए तथा सुबह शाम दी जानी चाहिए। टैबलेट हाइसोंटन सुबह शाम ओरल दी जानी चाहिए। अगर उपयुक्त सभी उपायों से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। टैबलेट मॉन्टेक्स मोन्टेलू 10 mg रोजाना 1 गोली 30 दिन तक तथा टैबलेट डेकॉर्ट 6 रोजाना 1 गोली 30 दिन तक दी जानी चाहिए। एंड साथ में स्टेरॉयड इन्हेलर का यूज किए जा सकते हैं जैसे विक्टेट इन्हेलर, बेक्लोमेथासोन एंड अथवा ब्यूडेट का 1 से 2 पफ का इस्तेमाल सुबह दोपहर शाम किया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों। अथवा बुडेसोनाइड दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सो मच।